हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं एमपीटेट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, नया सिलेबस आ चुका है, जिसमें पार्ट 1 में आपसे कुछ सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज लिया जाएगा, जिसमें आपका जनरल हिंदी होगा, जनरल इंग्लिश होगा, सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें आपका जीए, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। साथ ही आपका बाल विकास 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक 30 नंबर का सेट आएगा, जो कि आपका रहेगा पार्ट 1। ठीक है। और पार्ट बी में आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है 120 नंबर में, चाहे वो मैथ्स हो, ग्रेड 2 के लिए साइंस हो, सोशल साइंस हो, और ग्रेड 1 के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, वो रहेगा। ठीक है। तो 30 नंबर की तैयारी सभी की कॉमन है। और जैसा कि कमेंट्स में मैंने देखा, तो सभी का यही था कि 30 नंबर की तैयारी नहीं हो पा रही है आपकी अच्छे से। तो हम लोग कुछ क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि पूरे हमने पेपर डिज़ाइन किए हैं, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड है। जैसे कि पहले एमपीपीबी का जो पूछने का पैटर्न था, उसी पैटर्न पर हमने ये पूरा सेशन आज का रेडी किया है। आई होप कि सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। सेशन को पूरा अच्छे से विजिट करिएगा। इसमें जिस भी क्वेश्चन को पूछा गया है अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है वापस से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। तो एक तैयारी अच्छे से कर लेना, इसको एक मॉक टेस्ट समझ कर ही कंसीडर करना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है। बाकी आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 15, 11, 10 या 18? तो हम लोग बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। बिल्कुल जनरल हिंदी आपसे पूछी जाएगी। एडवांस लेवल का जो साहित्यिक हिंदी होता है, उसमें हिंदी का पूरा इतिहास और वो सब चीज़ें पूछी जाती है। अभी आपसे सिर्फ जनरल हिंदी के जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चन। ठीक है। तो इन्हीं 8 क्वेश्चन की तैयारी हम लोग अभी यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 15, 11, 10 या 18? क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? देखिए, आंसर करिएगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है। अब डिटेल में देखना चाहे तो देख सकते हैं, है ना। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध करवाते हैं, जैसे कि आप, है ना। तो ये आपका एक बोध करवा रहा है, एक पर्सन को बता रहा है। ठीक है। तो निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, वे निश्चयात्मक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए आपके सर्वनाम के अलग अलग भेद। और कितने प्रकार के होते हैं? ये 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 11 भेद यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा एक कालवाचक अवयव है? कौन यहाँ पर कालवाचक की बात कर रहा है? काल दैट मीन समय। ठीक है। अब से ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी, अब से ऐसी बात नहीं होगी। वह कहाँ जाएगा? सोहन उधर गया है, ठीक है, और वह पेड़ के नीचे है। ठीक है। अब आपको क्या बताना है? समय की बात। इन चारों ऑप्शन में ऐसी कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर टाइम से रिलेटेड बात हो रही है? टाइम से रिलेटेड बात कहाँ पर हो रही है? कैसे बताओगे इसका आंसर? देखो, अब से ऐसी बात नहीं होगी, मतलब अब आप ऐसी बात कभी भी नहीं करोगे। आगे आने वाले समय में आप ऐसी बात नहीं करोगे। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हो रही है कालवाचक। थोड़ा सा डिटेल आप देखना चाहें, बिल्कुल देख सकते हैं। कालवाचक अवयव क्या होते हैं? इसमें समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, नित्य यानी कि वही प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल और कभी, ये सारे के सारे जो हैं कालवाचक अवयव हैं। अब से ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी बात सदा से होती रहती है। वह कब आया? मुझे नहीं पता चला। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके कालवाचक अवयव होंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। कालवाचक अवयव क्या होते हैं? जहाँ पर समय की बात की जाती है। और कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट कालवाचक है? उसमें आपको ये कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जो आइडेंटिफाई करेंगे समय को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? अच्छा, आपको और अधिक तैयारी करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एमपीटेट ग्रेड 1 को लो,
है ना, एमपी टेट ग्रेड 1 के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो आप, यानी कि एचएस टेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लगा लो, वहाँ पर आपसे ये जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वहाँ से और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और बाकी आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो कोर्सेज ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर भी आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 22 है, 10 है, 33 है या 30 है। ठीक है, तो कितने व्यंजन वर्ण है हिंदी के अंदर? 33 है, हम सभी को पता है, हिंदी की तो पूरी जानकारी है हमारे पास। ठीक है, तो देख लो, हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है, जिसमें से 11 मूल स्वर वर्ण है ना, और 33 मूल व्यंजन है, 2 उच्चिप्त व्यंजन है, 2 अयोगवाह है और 4 संयुक्त अक्षर के व्यंजन है। ठीक है, आप ऐसा देखना चाहे तो और आसान भाषा में देख लो, टोटल 52 है, जिसमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुणी व्यंजन, 1 अनुस्वार है और 1 विसर्ग है। ठीक है, तो ऐसे आपको जैसे अनुस्वार विसर्ग और है ना, आई थिंक जानकारी है हम सभी को इस चीज़ की। तो टोटल हमसे पूछा गया है कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन यहाँ पर 33 है। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखो, इसमें हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, मतलब ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो क वर्ग जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है या फिर कंठ गले से होता है। तो कहाँ से होता है? कंठ से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई थिंक इस पर एक थ्योरी क्लास भी हमने शायद कभी पहले कंप्लीट करी है ना। तो ये देखो, अ आ से अह और क वर्ग और ह, ये सारे के सारे कहाँ बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। इसका आप चाहे अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और कंठ और तालु दोनों से बोले जाने वाले वर्ड हैं ए और ए। तालु तालव्य से बोले जाने ई। च वर्ग, पूरा च वर्ग आ जाएगा इसमें, च छ ज वाला, और य और श है। ठीक है, मूर्धा मूर्धन्य से बोले जाने वाले आपका ऋषि, ट वर्ग और श। ओष्ठ प्लस कंठ दोनों से बोले जाने वाले, ओष्ठ केवल होठों से बोले जाने वाले, दंत और ओष्ठ दोनों से बोले जाने वाला है व। आप चाहें तो बोलकर देख सकते हैं। दंत केवल दांतों से बोले जाने वाला वर्ण है त वर्ग पूरा और स। ठीक है, दंत मूल से बोले जाने वाला र और ल है। नासिका से बोले जाने वाले अम, न, न और म है। ठीक है, तो ये आई थिंक चीज़ें क्लियर है आप सभी की। बेसिक हिंदी में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। हिंदी के देखो 8 क्वेश्चन आएंगे, 5th नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग हैं। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण क्या होगा? लाल फूल जो किसी गुण को बताएगा। लाल फूल, फूल कैसा है? लाल है। लड़के कितने हैं? 5 है। हाथी कितने हैं? 10 है। तो इसमें किसी की गुणों के बारे में बात हो रही है। फूल कैसा है? लाल है। तो लाल उसका क्या हो गया? एक गुण हो गया, उसकी क्वालिटी हो गया। तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, लाल फूल। थोड़ा सा थ्योरी देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण का शाब्दिक अर्थ गुण बताने वाला, जो आपका गुण बता रहा हो। जैसे कि किसी का रंग सांवला है, सांवला सलोना, तो वो उसका क्या हो गया? गुण हो गया। ठीक है, तो ये नाम जो है क्या आएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि लाल फूल जो है, इसमें ये गुणवाचक कौन होगा इन चारों में से? तो लाल फूल आपका गुणवाचक हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण की बात करी गई है। मेरा लड़का आलसी है, मतलब मेरा जो लड़का है वो कैसा है? आलसी है। सतीश जो है कैसा है? एक सुंदर लड़का है। ये दोनों के दोनों विधेय विशेषण है क्या, या फिर इनमें से कोई विधेय विशेषण की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है? तो आप चाहें तो डिटेल हम लोग इसका थोड़ा सा देख सकते हैं। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आते हैं विधेय विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण क्या होगा? किसी विशेष्य के बीच में जिसकी स्पेसिफिक बात करी जा रही होगी और जो क्रिया यहाँ पर हो रही है उसके बीच में आ रहा है, उसको विधेय विशेषण बोला जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं। मेरा जो डॉग है, मेरा जो कुत्ता है वो लाल कलर का है, उसका कलर क्या है? लाल है ना। और मेरा लड़का कैसा है? आलसी है। इन वाक्यों में लाल, है ना, इन वाक्यों में लाल और आलसी एक से विशेषण है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल और आलसी, ऐसे विशेषण हैं जो क्रमशः किसके बीच में आए हैं? विशेष्य और क्रिया के बीच में आए हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? विधेय विशेषण कहलाएंगे। तो यहाँ पर आलसी विधेय विशेषण हो गया, यहाँ पर लाल जो है विधेय विशेषण हो गया। ठीक है,
तो हम लोग बोल सकते हैं अगर क्वेश्चन पर चले कि इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है, तो ये जो आलसी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है जो कि लड़का और है के बीच में है, यही क्या है आपका विधेय विशेषण है। तो एक सेंटेंस क्या हो गया, मेरा लड़का आलसी है, ये आपका विधेय विशेषण हो गया। और लड़का जो है इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये गुणात्मक वाली चीज हो गई, है ना। लड़का कैसा है, सुंदर है, जैसा अभी आपने करा था ना, फूल कैसा है, लाल है, तो वो उसकी विशेषता बता रहा था, तो वो गुणवाचक हो गया। तो यहाँ पर सुंदर क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे, सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, जो वाक्य है उनमें क्या डिफरेंस है। विधेय विशेषण बोला है, विधेय विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 की बात करते हैं, स्त्री पुरुष का जोड़े को क्या कहा जाता है, दंपति, माननीय, विधुर या फिर प्रियदर्शी। वी ऑल नो कि स्त्री पुरुष का जो जोड़ा है दंपति उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को, है ना, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर यमक अलंकार है। ठीक है, अब इसमें कुछ तो हमको दिख रहा है कि ये क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब है तो अनुप्रास अलंकार, लेकिन अनुप्रास अलंकार का कौन सा प्रकार हो सकता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर है तो हम लोग देख लेते हैं। आंसर वैसे क्या है, आंसर यहाँ पर यदि आपको ये चीज़ समझ में आई है तो ये वृत्यानुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यानुप्रास अलंकार की बात हो रही है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, वैसे ही हमारे क्वेश्चन में कवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, तो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये अनुप्रास अलंकार का ही एक टाइप है ना। आप चाहें तो थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। देखो, इसके जो प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के, छेकानुप्रास होता है, वृत्यानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है और अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार यहाँ पर होते हैं। हमसे किसके बारे में पूछा गया था, वृत्यानुप्रास के। एक वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है वो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो हमने देखा क वर्ण और चवर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है तो वो वृत्यानुप्रास। अब छेकानुप्रास क्या होता है, वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति होगी, मतलब अगर आपको पूरे सेंटेंस में च वर्ण 2 बार दिखा है दैट मीन्स वो अनुप्रास अलंकार का छेकानुप्रास का प्रकार है। अगर केवल 2 बार फिक्स 2 बार आवृत्ति हुई है तो छेकानुप्रास, कई बार आवृत्ति हुई तो वृत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास एक वर्ग के व्यंजन की, एक वर्ग का व्यंजन जैसे कि त वर्ग का जो पूरा है उसकी पूरी आवृत्ति हो रही है, या फिर च वर्ग की पूरी आवृत्ति हो रही है ना, या फिर स्पेसिफिक ट वर्ग या फिर क वर्ग की पूरी आवृत्ति हो रही है, तो वो श्रुत्यानुप्रास है। लाटानुप्रास, शब्द रिपीट हो रहे हैं, लगभग 70% बार शब्द रिपीट हुए हैं और दूसरी बार अगर वही वाक्य आएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं ना अलंकार में कि एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं, तो लाटानुप्रास में यही होगा कि शब्दों की आवृत्ति होगी और दूसरी बार अगर वो वाक्य आया तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, तो लाटानुप्रास की पहचान जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, अंतिम वाक्य के शब्द में तुक होगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, अभी तक जो हमसे पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग तो हमको ये चीजें समझ में आ गई है ना। वृत्यानुप्रास ये पूछा गया था, कलित, कानन, केली, निकुंज 3 बार आवृत्ति दिख रही है, 2 से अधिक बार है, मतलब वृत्यानुप्रास अलंकार आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इंग्लिश पर आ जाते हैं। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये कुछ ऐसा रेशियो रहेगा कि 8 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो गए, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के हो गए और बचे हुए जो क्वेश्चन है उसमें आपका जीके, जीए, जीएस, रीजनिंग और एप्टी आ जाएगा। चेंज द वॉइस, ही इज राइटिंग द बुक, वह बुक लिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, इसका वॉइस चेंज करना है। द बुक हैज़ बिन रिटन बाय हिम, द बुक इज बिंग रिटन बाय हिम, द बुक इज रिटन बाय हिम, द बुक वॉज रिटन बाय हिम। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ही इज राइटिंग द बुक। देखो हम लोग इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, ऑब्जेक्ट से करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो द बुक से स्टार्ट करेंगे, द बुक इज, है ना, द बुक इज हो जाएगा। और आईएनजी वाला है तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे बिंग और थर्ड फॉर्म इसका कर देंगे, तीसरा रूप बदल देंगे। तो द बुक इज बिंग, आईएनजी लगा हुआ है, बिंग लगा दिया, रिटन, और ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। तो द बुक इज बिंग रिटन बाय हिम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 की बात करते हैं। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, इसमें आपको क्या करनी है, एरर फाइंड आउट करनी है। क्या इट वॉज हिम के अंदर एरर है, हु केम के अंदर एरर है, रनिंग के अंदर एरर है, या इन टू द क्लासरूम के अंदर एरर है। देखो शायद सेंटेंस पढ़ने से अगर
हम लोग डेली कनेक्ट हैं इंग्लिश से, या बोलने में आता है या फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में आता है, तो हमको ये कहीं ना कहीं लगा कि इसमें एरर है। अब इसने ये तो नहीं पूछा है कि एरर को करेक्ट करके बताओ, बस इसने इतना पूछा है कि एरर बताओ। तो हमको ये लग रहा है इट वॉज हिम, मतलब अगर हम लोग ये देखें तो हूँ के पहले क्या ये चीज़ आ सकती है क्या? नहीं, इट वॉज ही होगा। ये वो था जो आया था, है ना, जो क्लासरूम के अंदर आया था दौड़ते हुए। क्लासरूम, ये वो है जो क्लासरूम के अंदर दौड़ते हुए आया है। ठीक है, तो ऐसा कोई सेंटेंस होगा ये, तो इसमें आपको एरर बतानी है, तो यहाँ पर आ जाएगा इट वॉज ही, है ना। और पास्ट का सेंटेंस है, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो यह वो था जो क्लासरूम के अंदर दौड़ते हुए आया था। ठीक है, तो इट वॉज ही यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, बाकी सारा करेक्ट है। इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। कमांड का समानार्थी सिमिलर शब्द आपको बताना है। कमांड करने का मतलब लीड करना होता है क्या, इंस्ट्रक्ट करना होता है क्या, मैनेज करना होता है, या सुपरवाइज करना होता है? ठीक है, कमांड के लिए समानार्थी शब्द आप क्या बोल सकते हैं? मैं आपको कमांड दे रही हूँ, है ना, मैंने आपको कमांड दिया कि कल से रोज सुबह आपको 6 बजे उठना है और उठते ही सीधे इस क्लास को देखना है। मैंने आपको कमांड दिया, मतलब मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए होंगे। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कमांड का सिमिलर वर्ड क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। लीड करना, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिशा निर्देश दे रही हूँ। मैनेज करना, मैं चीज़ों को मैनेज करके चल रही हूँ। हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने क्लासेस भी मैनेज कर रखी है, टेस्ट सीरीज भी हम बना रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ कि हाँ हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो ये वो मैनेज वाली चीज़ हो गई, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सुपरवाइज करना, मतलब मैं आपको यहाँ पर बोल सकती हूँ सुपरवाइज कर रही हूँ, है ना, जहाँ पर मैं हेड होंगी और मैं आपको क्या कर रही होंगी, सुपरवाइज यहाँ पर कर रही होंगी। तो कमांड के लिए जो एक सही वर्ड हुआ है वो क्या हुआ है? इंस्ट्रक्ट हुआ है ना, मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। ठीक है, चलिए, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका ईडियम का मीनिंग क्या होता है? ये एक ईडियम, ये एक मुहावरा है, आपको इसका मीनिंग बताना है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, लीफ मतलब पत्ती, मतलब आप अगर अपनी हिंदी में देखें, अपना ट्रांसलेशन यदि आप करके अगर मुहावरे देखते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब नई पत्ती में परिवर्तित हो जाना। अब थोड़ा सा आप समानार्थी या इससे मिलता जुलता देखोगे सेंटेंस, तो चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, किसी अच्छे के लिए अपने व्यवहार को क्या कर लेना, चेंज कर लेना। रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ द बुक, डू अ सम सॉल्ट और डू अ न्यू जॉब। यहाँ पर क्या हो सकता है आंसर इसका? टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होना चाहिए? कुछ अच्छे के लिए अपने व्यवहार को बदल देना, मतलब कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है या बहुत ही ज़्यादा शाय है, तो वो क्या कर रहा है, किसी अच्छे कार्य के लिए उसने क्या करा है, अपने व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। आप कभी भी आप ऐसा देखिए कि कोई एरोगेंसी से एक नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके लिए इस ईडियम का प्रयोग कर सकते हैं, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है, जैसे पेड़ की शाखाओं पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही यहाँ पर क्या हो गया है, एक व्यक्ति ने अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लिया है। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। एन अनएजुकेटेड पर्सन, एक वन वर्ड में आपको जवाब देना है। जो अनएजुकेटेड है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? जोकर का, क्लोन का, इंस्ट्रक्टर का, या फिर इलिटरेट का? लिटरेसी क्या होती है? साक्षरता होती है, तो जो साक्षर नहीं है उसके लिए इलिटरेट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन, ये हो गया आपका इंग्लिश का कोटा कंप्लीट, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए। अब हम बढ़ेंगे 14 से लेकर 20 तक, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, तो ये आपके जो है 5 सब्जेक्ट हैं इस नंबर में। ठीक है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? कहाँ से किसके किसके बीच में हुआ है? हावड़ा टू सैरामपुर के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में, मद्रास गुंटूर के बीच में, दिल्ली तथा आगरा के बीच में। तो मुंबई टू थाने है, हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 15 के पास चल लेते हैं। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी, मतलब ये तो कुछ चीज़ें रटी रटाई होती है, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, प्रथम व्यक्ति, है ना, तो मीरा कुमारी है। ठीक है, आगे बात करते हैं 16। हिंदू मुस्लिम समन्वय से किस नृत्य शैली का यहाँ पर विकास हुआ है? कथकली का, भरतनाट्यम का, कथक का, मणिपुरी का? तो हिंदू मुस्लिम के समन्वय से जो विकास हुआ है वो हुआ है कथक का, और इसका जो उद्गम माना जाता है कि ये कहाँ से आया है, तो यूपी और राजस्थान से आया, क्योंकि उस समय के जो घराने थे उसमें ये नृत्य किया जाता था। बेसिकली अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, हाव भाव से प्रदर्शित की जाती है किसी कहानी को इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कथक, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
अगर z को 26 लिखा जाता है और NET को लिखा जाता है, सेकेंड, NET को क्या लिखा जाता है 39, अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, NET को लिखा जाता है 39, तो मुझे ये बताएगा कोई कि NUT को क्या लिखा जाएगा। मतलब आपको सिर्फ एक लॉजिक दिया है कि Z की जो वैल्यू है वो 26 है, ऐसे ही NET की वैल्यू 39 है, तो NUT की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे N का यदि कोड पता है, मुझे ये पता है कि A to Z में Z 26 नंबर पर आता है, A पहले नंबर पर आता है ना, E 5वें नंबर पर आता है, N जो आता है वो 14वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो N का कोड 14 हो गया, E का कोड 5 हो गया, T का कोड 20 हो गया। तो मैं इन दोनों संख्या को जोड़ूँ, घटाऊँ, गुणा करूँ, भाग करूँ, मेरा आंसर क्या आना चाहिए 39 आना चाहिए। तो सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है कि जोड़ से शुरुआत कर लो। 14 और 5 प्लस 20 कितना होता है 39 होता है, 4 5 9 19 प्लस 20 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो ये लॉजिक तो सही लग गया है ना, मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसका कोड है। तो इसको भी बना लेते हैं। N का कोड 14 है, T का कोड 20 है और T के बाद U आता है, तो U का कोड क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको अल्फ़ाबेट का हर एक वर्ड याद हो, आसपास के याद रख लो। N का याद है, उसके बाद आप T का याद कर लो, आपके नेम का जो लेटर है S उसका याद कर लो, है ना। Z का आपको पता ही है, E का पता है, तो ऐसे कुछ कुछ याद कर लो, तो उसके आगे पीछे एक दो आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। बस इसको जोड़ लो और जो आंसर आएगा देख लो ऑप्शन में। ठीक है, 4 और 1 5 दिख रहा है और 2 और 1 3 2 5 दिख रहा है। मेरा तो आंसर 55 आ रहा है, दैट मीन्स आंसर 55 हो सकता है और होना भी चाहिए, है ना। कोई गलती मैंने नहीं करी है मैथ्स को करने में। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। NUT नट के लिए जो कोड है वो क्या होगा 55 यहाँ पर होगा। ओके, काफ़ी टाइम हो गया मैथ्स सॉल्व किए हुए। चलो 18th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट गेंद का वजन जो है 160 ग्राम है, ऐसी ही 12 गेंदों का वजन कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सा है कि एक का 160 है तो 12 का कितना होगा, इंटू 12 कर लो। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं, 16 दूना 32 होता है और 16 और 3 19 होता है, तो 1920 ग्राम वैल्यू ग्राम में ही निकालनी थी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत ईजी सा। एक क्रिकेट गेंद का वजन 160 है, इंटू 12 करेंगे तो 12 गेंदों का आ जाएगा 1920 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 27 इंटू 4p माइनस और फिर ब्रैकेट में -16 इंटू 4 प्लस 7 की वैल्यू आपको निकालनी है। यदि p क्या है 2, p की वैल्यू जो है वो 2 रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, 2 रहेगी वैल्यू, -2 नहीं है ये, है ना, ये इक्वल ही है आपका। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए आप भी, मैं भी अपनी साइड से सॉल्व करती हूँ। पहले लिख लेते हैं 27 इंटू 4p -16 इंटू 4 प्लस 7 और मुझे p की वैल्यू दे रखी है 2 और बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं इसके आगे इक्वल लगा देती हूँ। 27 इंटू 4 करने से अच्छा है कि मैं इसको इंटू 4 p की वैल्यू यहाँ पर रख देती हूँ 2, है ना, ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस 16 64 होते हैं प्लस 7। ठीक है, आपका आ जाए तो ज़रूर से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, है ना। अब क्या करूँ, 27 इंटू 8 कर लेते हैं। ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 64 प्लस 7 हो गया। ठीक है, 8 ही 7 ही 56 होता है, 8 दूना 16 और 5 कितने होते हैं 21 होते हैं, 216। 7 और 4 कितने होते हैं 11, 71 हो गया। 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 287। मेरा आंसर 287 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 287 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। बस कुछ नहीं करना था, p की वैल्यू रखनी थी, p की वैल्यू 2 दे रखी है और इस पूरी इक्वेशन का आंसर क्या होगा 287 होगा, ये क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण किनके बीच आयोजित किया गया था। सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच, जापान और भारतीय सेना के बीच, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय सेना के बीच, अमेरिका और भारतीय सेना के बीच। तो अग्नि वॉरियर जो अभ्यास है किसके बीच करा गया था, जापान और भारतीय सेना के बीच। ये दिसंबर की ही न्यूज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, आंसर करिएगा। 21 यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार, देखो 21 से लेकर 30 तक मतलब 10 नंबर तो अपने हैं CDP के, कहीं नहीं गए,
आराम से आप 10 नंबर ले आएंगे इसमें। तो एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा का जो रणनीति है उसको कैसे पालन करेंगे, पहला ही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। दूसरा पीयर ट्यूटोरिंग करके सहकर्मी शिक्षण, एक दूसरे के सहयोग से बच्चे पढ़ें। कॉपरेटिव लर्निंग सहकारी शिक्षण के माध्यम से, और सहयोगात्मक शिक्षण यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के माध्यम से। कैसे जो है समावेशी कक्षा को बनाया जा सकता है, तीनों रूप में बनाया जा सकता है। हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 को देखते हैं। वैज्ञानिक जांच का उद्देश्य छात्रों को निम्न अवसर प्रदान करना है। कॉग्निटिव प्रोसेस के, कंसेप्ट के, स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम ओनली, या फिर ये सारे ही उद्देश्य प्रदान किए जाएंगे। तो वैज्ञानिक जांच का उद्देश्य छात्रों को क्या करना है, ये सारे के सारे अवसर प्रदान करना है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा कि हाँ, बच्चों को यहाँ पर संज्ञानात्मक नॉलेज मिले, कंसेप्ट नॉलेज मिले, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का पता हो, सारी ही चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। राउंड रॉबिन चार्ट किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करते हैं उसमें हम लोग कई तरीके से करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन करने के कई सारे तरीके होते हैं, है ना, पोर्टफोलियो बनाते हैं, समेटिव करते हैं, कई सारे करते हैं। लेकिन उसमें से एक है कि राउंड रॉबिन चार्ट, आरआर चार्ट कब बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर हम बच्चे का पूरा विश्लेषण करते हैं A to Z, है ना। तो ये क्या है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है, अंतरिम है, या फिर फॉर्मेटिव है। क्या आंसर करेक्ट होगा, ये फॉर्मेटिव है कि अगर बच्चे में कोई कमी है तो डेफिनेटली उसका डायग्नोस्टिक, उसका निदान हम लोग करेंगे, फिर उसका उपचार हम लोग करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 को। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। देखो सिगमंड फ्रायड ने 5 स्टेजेस बताई है ना, कि लाइफ जो है 5 स्टेजेस में होकर जाती है। सबसे पहली जो होती है आपकी ओरल स्टेज होती है ना। फिर उसके बाद आती है आपकी एनल स्टेज, ये मौखिक अवस्था हो गई, ये आपकी गुदा अवस्था हो गई। ये फिर आपकी आ गई फैलिक अवस्था, जिसको हम लोग हिंदी में लैंगिक स्टेज बोलते हैं, है ना। फिर हम लोग देख लेते हैं कि जेनेटियल स्टेज आ जाती है, जेनेटियल 5th नंबर पर होती है। इससे पहले आपका लेटेंसी आ जाता है, हिडन पीरियड जिसको बोला जाता है, या अव्यक्त अवस्था जिसको बोला जाता है। फिर 5th में आपकी जेनेटियल स्टेज आ जाती है, जहाँ पर बच्चा किशोरावस्था में पहुँच चुका होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेज की बात फ्रायड ने नहीं करी है, तो स्वायत्त अवस्था की बात नहीं करी है। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शेषनावस्था तीसरे नंबर की है, एनल दूसरे नंबर की, और ये पहले नंबर की है, ठीक है। तो कौन सी बात नहीं करी है, ये वाली बात नहीं करी है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 25 को देखिए। निम्नलिखित में से क्या ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ में निम्नतम प्रभावी होगा। मतलब कौन सी चीज़ यहाँ पर लिस्ट इफेक्टिव होगी, मतलब इतना फायदा बच्चे को नहीं मिलेगा। थ्योरी टॉक, किसी भी थ्योरी के ऊपर, किसी भी सिद्धांत के ऊपर बातचीत चल रही है। दृश्य श्रव्य उपादान, ऑडियो विजुअल एड्स का आप क्लास के अंदर प्रयोग कर रहे हो। जेस्चर और मूवमेंट्स की बात हो रही है, भाव भंगिमा और कुछ एक्टिविटी करने की मूवमेंट्स की बात हो रही है। विविधता का समावेशन, आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए हैं और विविधता के साथ पढ़ा रहे हैं, मतलब कई सारी चीज़ों को लेकर आप पढ़ा रहे हैं, है ना। वैरायटी है आपके पास पढ़ाने की, कई तरीक़ों से आप पढ़ा सकते हैं वो चीज़ें। तो कौन सी चीज़ लिस्ट इफेक्टिव होगी, मतलब निम्नतम प्रभावी होगी। तो किसी भी सिद्धांत के ऊपर वार्ता हो रही है वो लिस्ट इफेक्टिव होगा। बाकी ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चों के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम होगी। सबसे कम प्रॉफिट कहाँ पर मिलेगा, जब पेरेंटिंग परमिसिव होगी, जब पेरेंटिंग असंबद्ध होगी, जब पेरेंटिंग सत्तावादी होगी, और जब पेरेंटिंग आधिकारिक होगी। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो 4 प्रकार की पेरेंटिंग होती है। 4 प्रकार की पेरेंटिंग में यदि हम लोग बात करें तो अनुमोदक जो पेरेंटिंग होती है या परमिसिव जो पेरेंटिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को पूरी खुली छूट दे दी जाती है कि तुम्हारी जो मर्जी हो करो, तुम गलत भी कर रहे हो कोई बात नहीं, सही कर रहे हो कोई बात नहीं, मतलब एक खुली छूट है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो वो क्यों है, क्योंकि उसकी पेरेंटिंग कैसी है, परमिसिव है। अनइन्वॉल्व का मतलब होता है कि माता पिता का बच्चों से कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। मतलब बच्चे जो करना चाहे करे, हमको कोई मतलब नहीं है ना। हमने सिर्फ उसको क्या कर दिया है कि एक बार जन्म दे दिया, उसके बाद जो जैसा वो करना चाहे, है ना। माता पिता बच्चों से बातचीत भी नहीं करेंगे, उनका हालचाल भी नहीं पूछेंगे, और बच्चों को भी कोई मतलब नहीं होता अपने पेरेंट्स से, ठीक है। और सत्तावादी की बात करें तो यहाँ पर जो पेरेंटिंग होती है, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं या अभिभावक जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब बच्चों को वो बहुत ऐसे ट्रीट करते हैं कि उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, ठीक है। तो ऐसे में बच्चे और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। और आधिकारिक की बात करें, ऑथोरिटेटिव की बात करें, दैट मीन्स कि
यहाँ पर बच्चों को अगर डाटा भी जा रहा है तो उसके पीछे का रीज़न भी दिया जाता है कि क्यों डाटा जा रहा है, उनके अच्छे के लिए डाटा जा रहा है। मतलब ये जो पेरेंटिंग होती है ये अंडरस्टैंडिंग वाली होती है कि समझते हैं, माँ बाप, पेरेंट्स और जो बच्चे हैं सब एक दूसरे को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। इसमें पूछा है कि सबसे कम लाभ कहाँ पर मिलेगा? सबसे कम लाभ मिलेगा असंबंध के अंदर, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा बच्चों को या लाभ जो डेवलपमेंट होगा सबसे कम कहाँ पर होगा? अनइन्वॉल्व्ड के अंदर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 27 की। पद कल्पित प्रयोजनवाद किसके द्वारा दिया गया है? फिक्शनल फाइनलिज्म में जो शब्द है, ये जो थ्योरी है, ये जो कौन वाली थ्योरी है, ये किसने यहाँ पर दी है कि चीज़ों को देखा जाए तो कितना परसेंट समझ में आता है, कुछ एक्टिविटी करी जाए तो कितने परसेंट नॉलेज आपको मिलेगा, है ना। बेसिकली चीज़ों को सुनना, समझना, देखना और खुद करके देखना, कितना फ़र्क पड़ता है याद रखने में। तो ये वाली बात बोलने वाले या ये थ्योरी देने वाले कौन है? एडगर डेल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 28 के पास चलते हैं। भाषा के अर्थ के अध्ययन को इस नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। जब भी आप भाषा के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, क्या वो मॉर्फोलॉजी है, लिंग्विस्टिक है, सिंटेक्स है या सिमेंटिक है? क्या हो जाएगा? देखो, शब्द का हम लोग बोलते हैं, कैसे याद हमने रखा था, सीमा क्या करती है? हमेशा अर्थ का क्या कर देती है? अनर्थ कर देती है। ये रहा आपका अर्थ। तो ये याद रखो, सीमा क्या करेगी? अर्थ का अनर्थ करेगी, और अर्थ का अनर्थ मतलब सिमेंटिक। सिंटेक्स क्या होता है? सेंटेंस फॉर्मेशन होता है कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, कहाँ पर क्रिया विश्लेषण, है ना, कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो सारा का सारा सिंटेक्स होता है। लिंग्विस्टिक मतलब एक भाषाईवाद की बात होती है ना। और मॉर्फोलॉजी हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से हम लोग व्याख्या करते हैं शब्दों की। ठीक है, ठीक, वो वाली चीज़ हो गई। ओके, क्लियर है। अभी हम लोग पूरा वेन डायग्राम डिस्कस नहीं करते हैं। आपको पता है फोनीम होता है, फिर फोनोलॉजी होता है, फिर हम लोग मॉर्फिम शब्दों की बात करते हैं, फिर मॉर्फोलॉजी शब्दों के अध्ययन की बात करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सिंटेक्स पर आते हैं, है ना, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर हम लोग बात करते हैं कि अर्थ कैसे निकाला जाएगा, और उसके बाद हम लोग प्रेगामेटिज्म की तरफ चलते हैं। तो ये पूरा एक अपने आप में वेन डायग्राम है। अभी अर्थ की बात करी थी, अर्थ के लिए क्या हो जाएगा? सिमेंटिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उदाहरण से सामान्यीकरण की तरफ चलना, एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन की तरफ चलना, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? इंडक्टिविज्म कहलाता है। या आगमनात्मक विधि में सबसे पहले आप उदाहरण पढ़ते हैं और उदाहरण से नियमों की तरफ चलते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों में अ या ऊ का प्रयोग हो रहा है, सिमिलर है ना। एग्जाम्पल टू जनरलाइज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले उदाहरण सीखेंगे और जनरलाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आगमनात्मक विधि है। और ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तर्क में एसोसिएशन जो है, आप एक समस्या से शुरू करते हैं और एंड कहाँ पर करते हैं? मतलब जब भी आप तर्क कर रहे हैं तो तर्क क्या होगा? कोई भी एक प्रॉब्लम होगा, उसके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। अब ये एंडिंग कहाँ पर होगा? मतलब आपका ये जो डिस्कशन चल रहा है ख़त्म कब होगा? जब आप स्वप्न के साथ एक ड्रीम देखेंगे, एक प्रॉब्लम के साथ ही उसको ख़त्म कर देंगे, एक सॉल्यूशन के साथ ख़त्म करेंगे, एक इमेज के साथ ख़त्म करेंगे। देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, उस पर तर्क वितर्क होते रहते हैं, उस पर डिस्कशन होता रहता है। तो समस्या से शुरुआत होगी और सॉल्यूशन पर या समाधान पर क्या होगी? एंडिंग होगी। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, ये एमपीटेट में। एक बार ऑप्शन में हल दिया था और एक बार ऑप्शन में समाधान दिया था, तो मीनिंग तो एक ही है। ठीक है, तो समस्या पर शुरू होते हैं और समाधान पर जाकर हम लोग खत्म हो जाते हैं। तो सी आंसर आपका करेक्ट है। ओके, तो ये होते हैं आपके इस तरीके के पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज आप समझते हैं कि किस तरीके की लैंग्वेज पी भी आपसे पूछने की इच्छा रखता है ना। तो उस तरीके से आप तैयारी करिएगा, और कोई समस्या दिक्कत आती है तो हम हैं ही आपके साथ, बताइएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका ये 30 नंबर का इशू था कि नहीं हो रही है तैयारी, तो विल ट्राई कि इसके कुछ सेशंस हम लोग प्रोवाइड करें। बाकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, यहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी है। सारी लिंक, ऐप का लिंक, सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। सारे कोर्सेज भी वहीं हैं। आप चाहे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना, चाहे वर्ग 1 की कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, एमपीटेट वर्ग 2 में साइंस सोशल साइंस हो, उनका एनसीईआरटी हो, सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। और स्पेसिफिक में सीडीपी के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वर्ग 1 की 10 नंबर की तैयारी, वर्ग 2 की 10 नंबर की तैयारी, और वर्ग 3 या पूरा 1 ईयर का बैच लेना चाहते हैं, वो भी आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो चेक ज़रूर से कर लीजिएगा, और कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ज़रूर से कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।